हेलो एवरीवन, नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया एक्ट, जो कि है हमारा द नेशनल हाईवे एक्ट 1956। इसके अंदर लैंड एक्वाजिशंस और कंपेंसेशंस एंड पावर की बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। चलो तो करते हैं, आज की हमारी जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो आज का जो हमारा एक्ट है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम हमारा है द नेशनल हाईवे एक्ट 1956। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956। ठीक है, किसको बोलते हैं हम? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956। क्या होता है, क्या होता है, बेसिक से अपन यहाँ पे शुरुआत करेंगे इस एक्ट की। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है इस एक्ट का? अगर आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे आपको पता है, सबसे पहले तो आप समझिएगा कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 आपको यहाँ पे किसके बारे में बताने वाला है? नेशनल हाईवे के बारे में बताने वाला है। ठीक है, क्या बोला गया है कि जैसे कुछ सर्टेन हाईवे हैं जो कि स्टेट से पास होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट से आपके पास हो रहे हैं, तो वहां पे स्टेट की लाइबिलिटी आ जाती है कि इसको प्रॉपर आपको जो है मेंटेन करना है। ठीक है, इसको प्रॉपर कंडीशन में आपको मेंटेन करके रखना है। अब बहुत सारे ऐसा भी होता है कि जो हाईवेज आपके होते हैं वो कुछ स्टेट को जो है क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस जो होता है या पर्टिकुलर सेक्शन जो होता है जो उनकी ज्यूरिडिक्शंस में आता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आता है, एक रीजन यहाँ पे ये आता है कि स्टेट, जिन स्टेट को ये जो है दिया गया है दायित्व कि भैया आपको मेंटेन करके चलना है इन हाईवे को जो आपके स्टेट से पास हो रहे हैं या पर्टिकुलर सेक्शन जो आपके स्टेट से पास हो रहा है, तो जनरली क्या देखा गया कि जो हाईवे है ना तो वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है ना डेवलप्ड है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट की हम बात करें, टूरिस्ट की अगर हम बात करें, इनको अगर आपको बढ़ावा देना है तो ये जो हाईवे आपके हैं इनको आपको प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड करना पड़ेगा और मेंटेन्ड करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया गया कि ऐसा बोला गया है कि भैया ये जो सर्टेन हाईवे आपके हैं, या फिर मैं सीधा बोलूं इन नेशनल हाईवे की बात करूं, तो नेशनल हाईवे जो आपके हैं ये किसके द्वारा मेंटेन किए जाएंगे? यह मेंटेन किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा मेंटेन किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाएंगे। इस ऑब्जेक्टिव को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नेशनल हाईवे बिल जो आपका है, नेशनल हाईवे बिल 1956 इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर। क्या किया गया? पार्लियामेंट के अंदर नेशनल हाईवे बिल 1956 जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो आइए अपन एक बार ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें तो आपको बता दी हैं। क्या बताया मैंने आपको कि सर्टेन हाईवे जो आपके होते हैं यह वेरियस स्टेट से आपके पास होते हैं। ठीक है, और जो है रिस्पेक्टिव स्टेट जो आपकी रहेगी इसकी लाइबिलिटी है कि भाई आप इसको क्या करके चलोगे? मेंटेन आप करके चलोगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या बोला है कि पर्टिकुलर हाईवे जो है, जो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सिचुएटेड है, इसकी लाइबिलिटी तो उस पर्टिकुलर स्टेट के पास आ गई। या फिर कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनको मेंटेन करना है इस हाईवे के कुछ पोर्शन को जो कि इनके ज्यूरिडिक्शन में आता है और इनको इसकी बाउंड्री को क्रॉस करता है। ठीक है, क्रॉस करता है, तो इसको क्या करना है? इसको मेंटेन करना है, इसको मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये देखा गया कि रिजल्ट्स जो मिला, रिजल्ट्स जो मिला, रिजल्ट्स क्या मिला? रिजल्ट्स ये मिला कि हाईवे जो है नॉट बीइंग मेंटेन्ड, ये मेंटेन्ड नहीं है जिस लेवल पर यह मेंटेन्ड होने चाहिए थे।
साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में क्या बोला गया कि हम चाहते हैं कि भैया ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या देखना है, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट की हमें बात करना है, ठीक है। साथ ही साथ टूरिस्ट ट्रैफिक को हमें यहाँ पर जो है इंक्रीज करना है। तो इंपोर्टेंट हो जाता है कि हमारी कंट्री के जो हाईवे हैं वो हमारे डेवलप्ड होने चाहिए और मेंटेन्ड होने चाहिए। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और इस पर्टिकुलर गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आपका नेशनल हाईवे बिल है, जो आपका क्या है, जो आपका नेशनल हाईवे बिल है 1956, यह पार्लियामेंट के अंदर क्या किया गया, यह पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये जो नेशनल हाईवे एक्ट आपका 1956 है, ठीक है, यह एक्ट नंबर अगर हम बात करें तो एक्ट नंबर आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है एक्ट नंबर। एक्ट नंबर जो आपका ये है ये 48 है। और ईयर की अगर अपन बात करें तो ईयर हमारी यहाँ पे 1956 हो जाएगी। ईयर हमारी क्या हो जाएगी, ईयर हमारी यहाँ पर 1956 हो जाएगी, ठीक है। तो अधिनियम संख्या जो हमारी है वो 48 है, ठीक है। क्या है हमारी अधिनियम संख्या जो हमारी है वो हमारी 48 है, ठीक है। तो याद रखोगे इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आगे अपन यहाँ पे बात करते हैं, इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें तो ये सेक्शन पर्टिकुलर हमारा इंपोर्टेंट यहाँ पर है। क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करा दी है, एक चीज मैंने आपको नोटिस करा दी। क्या नोटिस कराया है कि भैया आपको याद रखना है कि अधिनियम संख्या कौन सी है। अधिनियम संख्या आपसे पूछी जा सकती है, इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, मतलब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो हमारा नेशनल हाईवे एक्ट है 1956, ये कौन सा एक्ट है, इसका एक्ट नंबर क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो नेशनल हाईवे बिल आपका है 1956 हैविंग बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट received the assent of the president on 11 सितंबर 1956। मतलब ये जो एक्ट आपका है, ये जो एक्ट आपका है कब पास हुआ, ये एक्ट आपका कब पास्ड हुआ, तो डेट आपकी यहां पर इंपोर्टेंट है कि यह पास्ड हुआ आपका 11 सितंबर 1956 को। 11 सितंबर 1956 को आपका ये पास्ड हुआ, ठीक है। ये तो पासिंग की बात हो गई है। अब अगर मैं बात करूं कि यह है आपका फोर्स, मतलब इनेक्टमेंट जो आप बोल सकते हो इसका कि भैया ये अपने कंप्लीट जो है आपका कब यह आया, कंप्लीटली अप्लाई हो गया आपका, ठीक है। तो कब यह अप्लाई हुआ, केम इनटू फोर्स, आप ऐसा बोल सकते हो, दैट इज द केम इनटू फोर्स। क्या बोल सकते हो आप यहां पे बोल सकते हो केम इनटू फोर्स। पास तो ये हो गया था आपका 11 सितंबर 1956 को, लेकिन यह वर्किंग में कब आया, अगर हम वर्किंग की बात करें तो यह आया आपको 15 अप्रैल 1957। ये दोनों ही डेट आपकी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं, आप इसको याद रखिएगा। पास कब हुआ, 11 सितंबर 1956 को पास हुआ, और आपका केम इनटू फोर्स, ठीक है, कंप्लीटली यह फोर्सेबल कब हुआ आपका 15 अप्रैल 1957 को आपका हुआ। और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया द नेशनल हाईवे एक्ट 1956, एक्ट नंबर 48 ऑफ 1956, 1956, ये आपका एक्ट नंबर 48 है, ठीक है। मतलब यहां पे सिंपली आपको याद क्या रखना है, सिंपली आपको यहां पे याद रखना है कि भैया केम इनटू फोर्स का मतलब यहां पे हो गया कि प्रभावी आपका ये कब से हुआ, प्रभावी आपका यह कब से हुआ, तो प्रभावी आपका हुआ यह 15 अप्रैल 1957 से, ठीक है।
और पास्ड का मतलब यहाँ पे ये हो गया, पास्ड का मतलब ये हो गया कि ये पारित कब हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यह पारित कब हुआ। ये पारित हुआ आपका, यह पारित हुआ आपका, कब पारित हुआ, यह पारित हुआ आपका 11 सितंबर 1956। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो तीन चीजें आपको देखने को मिल रही है। एक तो आपको ये एक्ट नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्ट नंबर। दूसरा जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये देखने को मिल रहा है। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट जो हैं, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे अब अपन बात करते हैं कि 1956 में यह एक्ट हमारा बना था, तो क्या अभी तक 1956 वाला ही एक्ट चला आ रहा है या उसके अंदर किसी प्रकार का संशोधन हुआ है, ठीक है। तो संशोधन की भी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितने संशोधन हमें यहाँ पे देखने को मिले नेशनल हाईवे लॉ के अंदर, ठीक है। नेशनल हाईवे लॉ या फिर नेशनल हाईवे जो हमारा एक्ट है इसके अंदर कितने संशोधन हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संशोधन की, ठीक है, कि कितने संशोधन जो हैं वो संशोधन यहाँ पर कराए गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं NHA 1956 की, तो टोटल आपको यहाँ पर जो संशोधन देखने को मिलेंगे वो 4 संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। कितने संशोधन देखने को मिलेंगे, 4 संशोधन देखने को मिलेंगे। पहला जो संशोधन आपका हुआ वो संशोधन आपका हुआ यह 1977 में, तो ये हो गया नेशनल हाईवे अमेंडमेंट एक्ट 1977। याद रखिएगा संख्या इसकी 30 थी और 1977 आपका ईयर था, ठीक है। अगली मैं बात करूं तो सेकंड जो संशोधन आपका आया नेशनल हाईवे अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, यह आपका 1992 के अंदर आया, ठीक है। यह आपकी संख्या नंबर 1 है, 1993 ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेशनल हाईवे अमेंडमेंट एक्ट आपका 1995 है, संख्या जो है वो 26 है, ईयर आपका जो है वो 1995 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे लॉ जो आपका है वो 1997 है, क्या है आपका 1997 है। एक्ट का जो संख्या है वो 16 है और आपका जो ईयर है वो 1997 आपका ईयर है, ठीक है। तो यहां से भी आपका जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस एक्ट से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो संशोधन से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है, तो आप ये संशोधन यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, ये संशोधन आप जरूर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बात करते हैं, तो आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने समझा कि भैया जो हमारा नेशनल हाईवे एक्ट 1956 है, यह हमारा जो है कब पारित हुआ था, ठीक है। कब हमारा पारित हुआ था, पारित होना मतलब कब पास्ड हुआ था, 11 सितंबर 1956 को ये पारित हुआ था। और एक्ट नंबर जो हमारा है ये 48 आप जो देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह हमारा एक्ट नंबर है। तो एक्ट नंबर हमारा यहाँ पे कितना है, एक्ट नंबर हमारा यहाँ पर है 48। कितना है हमारा, हमारा 48 यहाँ पर एक्ट नंबर है। क्या है हमारा 48 जो हमारा है वो हमारा यहाँ पर एक्ट नंबर है, ठीक है। चलो 48 हमारा क्या है, 48 हमारा यहाँ पर एक्ट नंबर है। बढ़े आगे, अब अपन समझते हैं यहाँ पे इस एक्ट को थोड़ा सा अपन डिफाइन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। बस इतने से में हम डेफिनेशंस को खत्म नहीं कर सकते हैं ना, कि नेशनल हाईवे एक्ट जो था हमारा 1956 के अंदर 11 सितंबर 1956 के अंदर ये हमारा पारित हो गया था और 15 अप्रैल 1957 को ये जो है प्रभावी रूप से मतलब प्रभाव में आ गया था, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या बोला है इस एक्ट के तहत, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन हाईवे टू बी नेशनल हाईवे एंड द मैटर कनेक्टेड देयर विथ। मतलब इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया, कुछ जो राजमार्ग आपके थे उनको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना था, उनके संबंध में एक अधिनियम, विषयों के लिए, संबंधित विषयों के लिए एक अधिनियम आपका ये है, ठीक है। इसका मेन
मकसद क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे बोला, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि सर्टेन हाईवे जो है, इन सर्टेन हाईवे को क्या यहाँ पे घोषित करना है, नेशनल हाईवे यहाँ पे घोषित करना है। क्या घोषित करना है, नेशनल हाईवे भैया यहाँ पर घोषित करना है। क्या करना है, नेशनल हाईवे यहाँ पर घोषित करना है। क्या करना है, नेशनल हाईवे यहां पर घोषित करना है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 7th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो, ठीक है। मतलब आप यहां पे बोल सकते हो भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में संसद द्वारा इसको अधिनियमित किया गया, ठीक है। कौन सा यहाँ पर ईयर है, तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है बन सकता है, पूछा जा सकता है। और इसको इनेक्टेड किसके द्वारा किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के द्वारा यह अधिनियमित है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेशनल हाईवे बिल 1956 जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, ठीक है। यहां पे मैं चाहूं तो लिखे देता हूं कि इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 जो इसका बोलता है। सेक्शन नंबर 1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 1 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा भैया, सेक्शन नंबर 1 के अंदर हमें शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है संक्षिप्त शीर्षक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, हमें यहाँ पे बताया गया है, हमें यहाँ पे बताया है संक्षिप्त शीर्षक के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो हमें विस्तार के बारे में बताया है। और कमिटमेंट इसका मतलब है कि हमें इसके प्रारंभ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो संक्षिप्त शीर्षक जो है इस एक्ट को कहा जाता है नेशनल हाईवे एक्ट 1956। शॉर्ट टाइटल की अगर आप बात करोगे तो ये हो गया आपका नेशनल हाईवे एक्ट 1956, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 इसको कहा जाता है। अगर हम एक्सटेंट की बात करें, अगर हम इसकी एक्सटेंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है, होल इंडिया पर आपका ये जो है प्रभावी है, संपूर्ण भारत में विस्तारित है, ठीक है। संपूर्ण भारत के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका विस्तार देखने को मिलेगा। संपूर्ण भारत के अंदर क्या देखने को मिलेगा, संपूर्ण भारत के अंदर आपको विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट बोला है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, केंद्र सरकार ने राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी, उस तिथि को यह लागू होगा। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजेट के अंदर जो डेट यहाँ पे दी जाएगी उस पर यह लागू होगा, ठीक है, उस पर यह लागू होगा, ठीक है। तो लागू की अगर मैं बात करूं, प्रभावी की अगर मैं बात करूं तो ये अपन ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके थे कि प्रभाव में कब आया, प्रभावी कब हुआ, ठीक है, प्रभावी आपका कब हुआ, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अपन ने क्या देखा था कि भैया 15 अप्रैल 1957 को यह प्रभाव में आया। कब आया, प्रभावी कब हुआ, 15 अप्रैल 1957 को यह प्रभाव में आया, ठीक है, रहेगा ना याद, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जो सेक्शन आता है वो आता है
डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन हाईवे टू द नेशनल हाईवे। यही हमने इसकी डेफिनेशन में क्या समझा था कि प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन हाईवे टू द नेशनल हाईवे। आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, वैसे इस एक्ट के अंदर मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड करा दूंगा कि भैया इंडिया के अंदर कितने नेशनल हाईवे आपके हैं, ठीक है, उनकी डिस्टेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये अपन लास्ट में करेंगे जब हमारा ये एक्ट फिनिशिंग पे आएगा, ठीक है, खत्म होने पर आएगा। चलो तो यहाँ पे क्या बोला है, कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो घोषित करना है। इसके बारे में हमें सेक्शन 2 के अंदर देखने को मिलेगा, धारा 2 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। क्या बोला है यहाँ पे, सब क्लॉज हमारा जो है 1, या फिर आप बोल सकते हो सब सेक्शन 1 जो हमारा है, इसने क्या बोला, ईच ऑफ द हाईवे स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल इज हेयर बाय डिक्लेयर टू द नेशनल हाईवे। मतलब अनुसूची के अंदर जो हाईवे आपका यहाँ पर क्या है, जो हाईवे आपका यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है या स्पेसिफाइड है, इसकी बात करें तो ये हमारा यहाँ पे अनुसूची हो गया, ठीक है। तो अनुसूची के अंदर जो भी हाईवे आपका क्या है, स्पेसिफाइड है, ठीक है। जो भी आपका हाईवे से मतलब यहाँ पे राजमार्ग से हो गया है, तो जो भी राजमार्ग आपका क्या है यहाँ पर निर्दिष्ट है, अनुसूची के अंदर जो भी राजमार्ग आपका निर्दिष्ट होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट declare any other highway to be national highway and on the publication of such notification such highway shall be deemed to be specified in the schedule। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी और हाईवे को एज अ नेशनल हाईवे अगर डिक्लेयर करना है, क्या करना है, अगर नेशनल हाईवे जो है वो डिक्लेयर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजेट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे राज्य पत्र बोल सकते हो कि इसके अंदर जो नोटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, नोटिफिकेशन का मतलब हो गया अधिसूचना, ठीक है। नोटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, नोटिफिकेशन का मतलब हो गया आपका अधिसूचना, ठीक है। तो अधिसूचना जो आपकी है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो केंद्र सरकार है राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किसी भी हाईवे को, किसी अन्य राजमार्ग को, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुम हमारे घर के पास में से कोई रोड निकला है उसको, ठीक है, ऐसा नहीं, जो राजमार्ग हमारा होगा उसको, अन्य राजमार्ग को नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकती है, लेकिन राजपथ के अंदर अधिसूचना होगी, ठीक है, अधिसूचना होगी। लेकिन याद रखिएगा ऐसी अधिसूचना का जो प्रकाशन होगा, प्रकाशन के बाद वह राजमार्ग जो आपका है वो कहां पे माना जाएगा, वो इस अनुसूची के अंदर निर्दिष्ट माना जाएगा, ठीक है। मतलब आपने अगर क्या किया, एनी अदर हाईवे को अगर आपने नेशनल हाईवे बोल दिया, क्या बोल दिया, अगर आपने नेशनल हाईवे बोल दिया, किसके थ्रू आपने बोल दिया, इसको घोषित कर दिया है आपने एक राज्य पत्र के अंदर अधिसूचना को जारी कर, एक राज्य पत्र के अंदर अधिसूचना को जारी करके अगर आपने किसी अन्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बोल दिया तो ऐसा माना जाएगा कि वो अब राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, मतलब वो राजमार्ग जो आपका है वो अनुसूची के अंदर निर्दिष्ट है। क्या है आपका, अनुसूची के अंदर निर्दिष्ट है, ठीक है। आई बात समझ में, जल्दी से बताओ कमेंट करके, यहां तक की बात क्लियर आप सभी को। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सबसेक्शन 3 बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में वाइल लाइक नोटिफिकेशन omit any highway from the schedule and on the publication of such notification the highway so omit shall cease to be a national highway।
आप समझ में आया आपको? एक चीज समझो, क्या समझना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका है ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका है ये क्या कर सकता है, अनुसूची से, ये क्या कर सकता है आपका, अनुसूची से, अनुसूची से राजमार्ग जो है, अनुसूची से राजमार्ग को हटा सकता है, हटा सकता है। अब अगर मान लो कि यह हटा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, यह हटा रहा होगा, तो इसकी जो अधिसूचना है, अधिसूचना जो है वो जारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कैसे हटेगा, हटा को हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे हटा सकता है, अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना के द्वारा क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकता है। लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है, जैसे ही अधिसूचना आपकी यहां पे प्रकाशित होगी, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, यहां पे क्या बोलूंगा कि जैसे ही अधिसूचना आपका यहां पे जारी होगा तो हटाया गया राजमार्ग जो आपका है, क्या है आपका, हटाया गया जो राजमार्ग आपका है वो क्या नहीं रहेगा, हाँ, वह है हटाया गया राजमार्ग, राजमार्ग क्या नहीं रहेगा, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, नेशनल हाईवे नहीं रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ये सबसेक्शन 3 जो है, ये सबसेक्शन 3 आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अनुसूची से राजमार्ग को हटा सकता है अधिसूचना के द्वारा, और जो हटाया गया राजमार्ग आपका होगा वो आपका नेशनल हाईवे नहीं रहेगा। ठीक है, और कब नहीं रहेगा, तो आप यहां पे एक और चीज नोट डाउन कर लीजिए, कब नहीं रहेगा, हाँ, कब नहीं रहेगा, आप क्या बोलोगे यहां पे कब नहीं रहेगा, हाँ, आफ्टर पब्लिकेशन, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, ठीक है, ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको समझ में आया, ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये आपकी कमेंट जो लिखी हुई है ना, ये कमेंट आपकी समरी हो गई, कमेंट आपकी क्या हो गई, कमेंट आपकी समरी होगी। इसके अंदर क्या बोला गया है कि इस अधिनियम की अनुसूची में अगर कोई राजमार्ग आपका है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, किसी अन्य राजमार्ग को भी यह राष्ट्रीय राजमार्ग बता सकता है, साथ ही साथ अनुसूची से राजमार्ग को हटाया जा सकता है। ये सारे जो पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है, ये आपको चीज यहां पर याद रखना है। ठीक है, क्या क्या पावर हो गए हैं, ये पावर इसके पास हो गए हैं। ठीक है, कि मतलब अनुसूची में जो आपके राजमार्ग दिए गए हैं इनको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। केंद्रीय सरकार अन्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकता है, और किसी राजमार्ग को अनुसूची से हटाने का अधिकार भी इसको प्राप्त है। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़े तो सेक्शन 3 के अंदर हमें डेफिनेशंस के बारे में बताया गया, और मैंने आपको क्या बोला है कि किसी भी एक्ट को अगर हमें पढ़ना है तो जो परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, वो उस पर्टिकुलर एक्ट की जान होती हैं। क्या होती हैं, उस पर्टिकुलर एक्ट की जान होती है। तो डेफिनेशंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये शब्द हम
बहुत बार यूज कर चुके हैं, बहुत बार हम इस शब्द को यूज कर चुके हैं। इसके पहले जो हमने एक्ट पढ़े हैं वहां पर हमने इसको यूज किया है। ये होता है आपका कंपिटेंट अथॉरिटी। क्या होती है आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी? मतलब इसको बोला जाता है सम्यक प्राधिकारी। इसका मतलब होता है कि मींस एनी पर्सन और अथॉरिटी ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब या तो कोई व्यक्ति है या फिर कोई अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज है और नोटिफिकेशन निकला है भाई स्पेशली ऑफिशियल गजेट के अंदर। इनका काम क्या है? टू परफॉर्म द फंक्शन। ये याद रखिएगा, इनका काम क्या है? टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो एरिया स्पेसिफाई किया गया होगा उस एरिया के अंदर क्या करना है? जो भी इनको कार्य दिए गए हैं उन कार्यों का पालन करना है। क्या करना है? उन कार्यों का पालन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन यहां पर है लैंड। लैंड का मतलब यहां पे क्या होता है? लैंड का मतलब यहां पर है आपका भूमि से। किसका है? भूमि से। अब आपको पता है कि नेशनल हाईवे आपका पास होता है तो भैया जो जमीनें होती हैं उन जमीनों को लिया जाता है तब तो जाके नेशनल हाईवे आपका बनेगा। ठीक है, तो लैंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? भूमि से उत्पन्न होने वाले जो लाभ आपके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लैंड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। मतलब इसके साथ जो भी थिंग्स आपकी जुड़ी हुई है। परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। जो परमानेंट किसी स्थायी वस्तु से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। ठीक है, तो लैंड का मतलब यहाँ पे भूमि से हो गया। और लैंड यहाँ पे क्यों आया है, क्यों डिफाइन किया जा रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर नेशनल हाईवे आपका कोई पास हुआ है और आपको नेशनल हाईवे यहाँ पे बनाना है तो भाई लैंड की जरूरत पड़ेगी। अब जहां से वो नेशनल हाईवे आपका पास होना है वो पूरा लैंड आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इस लैंड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस दी गई हैं हमें सेक्शन 3 के अंदर और हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, हम पढ़ने वाले हैं पावर टू एक्वायर लैंड। मतलब भूमि अर्जित करने की शक्ति। ठीक है, क्या करने की शक्ति? भूमि को अर्जित करने की शक्ति। इसके बारे में हमें बताया गया है 3A के अंदर। किसके अंदर हमें बताया गया है? हमें बताया गया है 3A के अंदर। अब क्या बोला है यहाँ पे? जो सब सेक्शन 1 इसका है 3A का, ये क्या बोलता है? वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट फॉर अ पब्लिक पर्पज। यहाँ पे पब्लिक पर्पज की बात की है। एनी लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए या फिर ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवे के लिए या फिर पार्ट देयर ऑफ मे बी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर इट्स इंटेंशन टू एक्वायर सच लैंड। ठीक है, मतलब आई बात समझ में? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक पर्पज के लिए कोई लैंड है जो रिक्वायर्ड है उसको। ठीक है, मतलब किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, आप ऐसा समझिएगा किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अगर केंद्रीय सरकार को भूमि की आवश्यकता है। अब भूमि की आवश्यकता जो है वो किस लिए है? किसी बिल्डिंग बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए या मैनेजमेंट के लिए या फिर ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवे के लिए। ठीक है, या फिर इसका कोई पार्ट आपका हो गया। तो भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गजेट के अंदर अधिसूचना जारी कर सकता है और अपने इरादे, इंटेंशन का मतलब क्या है? अपना इरादा यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता है कि भैया ये वाली जो भूमि है ना ये अधिग्रहित करो, ये वाली जो भूमि है इस भूमि को अधिग्रहित करिए। क्योंकि हमें हमें क्या करना है? हमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, हमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यहाँ पे जो है इस लैंड पर या तो बिल्डिंग बनाना है, मैनेजमेंट या फिर मेंटेनेंस के कुछ काम कराना है, नेशनल हाईवे के ऑपरेशंस के लिए हमें ये पर्टिकुलर जो जगह है वो चाहिए। तो आप समझिएगा ये किसके अंदर बताया गया है? सेक्शन 3A के अंदर बताया है। किसके अंदर बताया? सेक्शन 3A के अंदर बताया है। आगे हम बढ़े
तो आगे आप देखोगे सेकेंड आपका जो सबसेक्शन है ये क्या बोलता है, एवरी नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall बी गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको कि अंडर सबसेक्शन 1 अगर आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आपका जारी हो, ठीक है, मतलब एवरी नोटिफिकेशन मतलब कि आप बोल सकते हो हर अधिसूचना, हर अधिसूचना, जो भी अधिसूचना आपकी सब सेक्शन, जो भी अधिसूचना आपकी सब सेक्शन 1 के तहत आपका क्या निकल रहा होगा, निकल रही होगी, ठीक है, या जारी की जा रही होगी, तो यहाँ पर जो है वो आपको भूमि का जो है आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन थर्ड यहां पे बात करें तो ये चीज अपन यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो होगी सेल कॉज द सब्सटेंस ऑफ द नोटिफिकेशन टू बी पब्लिश्ड इन टू लोकल न्यूज़पेपर। मतलब ये जो अधिसूचना आपकी जारी हुई होगी इसको लोकल न्यूज़पेपर के अंदर, इसको क्या करेगा, इसको लोकल न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करेगा, वन ऑफ विच विल बी इन अ वेनेकुलर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब स्थानीय भाषा जो होगा, तो स्थानीय भाषा वाला जो समाचार पत्र आपका होगा उसके अंदर इसकी अधिसूचना जारी करेगा। ये काम किसका है, ये काम आपका है कंपिटेंट अथॉरिटी का। और इसकी डेफिनेशन अपन समझ चुके हैं कि कंपिटेंट अथॉरिटी आपका क्या कहलाता है। तो कंपिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो नोटिफिकेशन आपका निकला, नोटिफिकेशन किसके तहत निकला आपका, ये मैं बता चुका हूं, अधिकृत करने का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 3A के अंदर निकला, 3A के सबसेक्शन 1 के अंदर निकला। तो सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी अधिसूचना आई लैंड के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा और इसको स्थानीय भाषा वाले समाचार पत्र के अंदर पब्लिश करने की जवाबदारी होगी कंपिटेंट अथॉरिटी की। किसकी होगी, कंपिटेंट अथॉरिटी की यहां पर जवाबदारी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 3B आता है जो कि हमें यहाँ पे बताता है पावर टू एंटर फॉर सर्वे, सर्वेक्षण के लिए प्रवेश करने की शक्ति। इसके अंदर क्या बोला है, ऑन द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3A। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3A है इसके अंदर भूमि अधिग्रहित करने के इरादे के बारे में बताया गया है, उसकी अधिसूचना की बात की गई है। किसकी बात की गई है, भूमि अधिग्रहण की यहां पर बात की जा रही है, इसकी अधिसूचना की बात की जा रही है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, हर एक एक्ट आपकी इस एग्जाम के लिए मैं बाइलिंगुअल जो है आपका उसके अंदर में लेके आ रहा हूं कि आपको सारे एक्ट की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो टेक्निकल डेफिनेशन आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको एक्ट की पीडीएफ खोल के पढ़ा दिया गया हो, पूरा कंटेंट हमारे द्वारा आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है आपके लिए कि आप इजीली इन एक्ट को समझ पाओ और एग्जाम के अंदर आप इसके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी करिएगा जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द इशू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3A इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द बिहाफ। मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में जो भी प्राधिकृत किसी व्यक्ति होगा, ठीक है, उसके लिए वैध होगा, उसके लिए क्या होंगे, वैध होंगे। ठीक है, वो सर्वेक्षण यहाँ पे करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सर्वेक्षण करेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन होगा। क्या होगा, जो आपका ऑथोराइज्ड पर्सन होगा। अब उसके लिए अगर हम बात करें तो सर्वेक्षण के अंदर क्या चीजें आएंगी, तो सर्वेक्षण में सबसे पहला यहाँ पे आएगा मेक एनी इंस्पेक्शन सर्वे मेजरमेंट वैल्यूएशन एंड इंक्वायरी। मतलब वो यहाँ पे निरीक्षण करेगा, वह यहाँ पे सर्वेक्षण करेगा, वह यहाँ पर माप करेगा, वह यहाँ पर मूल्यांकन करेगा। क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा।
क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। मेजरमेंट का मतलब आपका माप हो गया है। सर्वे का मतलब आपका यहाँ पर सर्वेक्षण हो गया है। क्या हो गया आपका? सर्वेक्षण आपका हो गया है। इंस्पेक्शन का मतलब आपका यहाँ पर निरीक्षण हो गया है। क्या हो गया है आपका? निरीक्षण आपका यहाँ पर हो गया है। क्या हो गया आपका? निरीक्षण आपका हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा टेक लेवल्स। लेवल्स का मतलब जो है कि लेवल का मतलब यहाँ पे स्तर। लेवल का मतलब यहाँ पे क्या है? स्तर। स्तर को भी यहाँ पे निर्धारण करेगा। स्तर क्या लेवल है, क्या स्तर है, उसका भी निर्धारण जो है उस प्राधिकारी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। जो क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो डिग और बोर इनटू सबसॉइल, मतलब जो उप मृदा है उसकी उसके अंदर बोरिंग करना है या फिर डिगिंग करना है। क्या करना है? बोरिंग करना है या फिर डिगिंग करना है। ठीक है, डिगिंग का मतलब यहाँ पे खुदाई हो गया और बोरिंग का मतलब बोर होल जो आपका बनता है, एक छिद्र बनाना है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है? सेट आउट बाउंड्रीज। वह बाउंड्रीज, सीमाएं जो हैं, और इंटेंडेड लाइन। इंटेंडेड लाइन का मतलब क्या होता है? प्रस्तावित कार्य रेखा। ठीक है, वर्क हो गया ना यहाँ पे, तो प्रस्तावित रेखा आप बोल सकते हो। और अगर हम कार को यहाँ पे ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रस्तावित कार्य रेखा। ये हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा प्रस्तावित कार्य रेखा। ठीक है, तो ये सब ड्यूटी रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा क्या बोला? यहाँ पर मार्क सच लेवल, वह स्टर्स को यहाँ पर जो है सेटअप करेगा। बाउंड्रीज हो गई हैं, लाइंस की प्लेसिंग हो गई है, मार्क्स आपके हो गए, कटिंग ट्रेंच आपके हो गए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे चिन्ह लगाना है, जो भी गड्ढे या खाई को खोदा गया है उसकी मार्किंग करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसकी रहने वाली हैं। एफ अगर अपन बात करें तो डू सच अदर एक्ट और थिंग्स एज मे बी लेट डाउन बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट सॉरी, हाँ केंद्र सरकार ही तो करवा रही है आपका। तो ऐसे कोई अन्य कार्य या चीजें जिस संबंध में सरकार ने जो भी नियम बनाए हुए हैं या निर्दिष्ट किया हुआ है, तो वैसे कार्य भी वो कर सकता है। कौन कर सकता है भैया? जो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन होगा। क्या होगा? ऑथोराइज्ड पर्सन होगा। ये सारी चीजें उसको यहाँ पर करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3C के अंदर यहाँ पे बोला है हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। क्या है? हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन, आपत्ति की सुनवाई। आपत्ति आई कहां से? हाँ भैया, आप एक चीज समझिए, आप एक चीज समझिए क्या बोला गया है यहाँ पे। आप एक चीज समझना, जैसे कि अंडर अंडर सब सेक्शन, अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन सेक्शन 3A क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार यहां पर अपना जो इरादा है भूमि अधिग्रहण के लिए, इसको अधिग्रहण के लिए इसको क्या करता है? डिक्लेयर करता है, अपना इरादा बताता है, भैया ये वाली भूमि जो है इस भूमि को आप अधिग्रहित कीजिए। और इसके लिए नोटिफिकेशन जो है आपको स्पेशल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मिलेगा ना। अब अगर कोई व्यक्ति है जिसको इस पर आपत्ति है, जिसको क्या है? इस पर आपत्ति है, तो जिस डेट के अंदर आपकी अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ होगा, उस तिथि से, उस डेट से क्या बोलोगे आप? 21 डे। क्या बोलोगे आप? 21 मतलब कि 21 दिन। 21 डे मतलब कि 21 डेज का मतलब यहां पे हो गया 21 दिन से। इससे मतलब हो गया 21 दिन से यहां पर मतलब हो गया। तो 21 दिनों के अंदर क्या करना है? उपधारा में जो उल्लेखित उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग पर आपत्ति कर सकता है, अपील कर सकता है, आपत्ति लगा सकता है। लेकिन टाइम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्लॉज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका क्लॉज है कि भैया
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोल दिया कि हमें अधिकृत करना है तो करना ही है, ठीक है। व्यक्ति जो है पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड इन द लैंड, ठीक है, उस भूमि में रुचि रखता है या उसकी ये भूमि है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पर क्या करेगा, जल्दी बताइए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा उस लैंड को, ठीक है, उस पर आपत्ति लगाएगा, क्या करेगा, उस पर आपत्ति लगाएगा। तो ये याद रखिएगा, उल्लेखित उद्देश्य और उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग पर आपत्ति लगा सकता है, ठीक है। ये हमें कहां बताया गया है, ये हमें बताया गया है भैया 3C के अंदर, इसके अंदर बताया है 3C के अंदर बताया है। फिर क्या बोला सबसेक्शन 2 के अंदर 3C के कि एवरी ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, सबसेक्शन 1 के अंडर में जो भी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, एवरी ऑब्जेक्शंस की यहाँ पे बात की जा रही है, shall be made to the competent authority in writing and shall set out ground thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard। मतलब सिंपल सा है, क्या सिंपल सा मतलब है कि मतलब जो भी यहाँ पे आपत्ति लगी है सबसेक्शन 1 के तहत, जो कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, सक्षम प्राधिकारी जो होगा, ठीक है, लिखित रूप में उस आपत्ति को उस पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है, राइटिंग लिखा था ना, देखो लिखित रूप में कंपिटेंट अथॉरिटी को जो है ये आपत्ति के बारे में दिया जाएगा, जानकारी बोल लो या एप्लीकेशन बोल लो जो भी है, ठीक है, और साथ ही साथ उस आपत्ति के कारणों का भी उल्लेख किया जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जो सक्षम प्राधिकारी है और आपत्ति करने वाला व्यक्ति है, स्वयं उपस्थित होकर जो भी विधिक व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर यहाँ पे मिलेगा, और ऐसी जो आपत्ति है इसमें सुनवाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार क्या होगा, और भी जांच पड़ताल अगर करनी पड़े तो और भी जांच पड़ताल यहाँ पे हो सकती है, और भी जांच पड़ताल यहाँ पे क्या हो सकती है। तो सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो कंपिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर है, ये हमारे क्या हो गए हैं, हाँ ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे वो हो गए हैं व्यक्ति जो कि क्या करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्शंस को, ठीक है, आप बोल सकते हो अलाउ और डिसअलाउ द ऑब्जेक्शन, यह स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपत्ति इनके पास पहुंची, इन्होंने बोला हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं, सुनवाई होगी, सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा, अन्य जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, उसके बाद ऐसा होगा, ठीक है, क्या होगा, उसके बाद ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 3 यहां पे बोलता है एनी ऑर्डर मेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी, ठीक है, इसका याद रखिएगा, इसको बोला जाता है सक्षम प्राधिकारी। तो क्या हो गया यहाँ पे, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अगर कोई ऑर्डर यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, कोई आदेश जो है वो पारित किया गया है, एनी ऑर्डर मेड बाय का मतलब हो गया आदेश जो आपका है, आदेश अगर आपका कोई पारित हुआ है, आदेश आपका कोई यहाँ पर पारित हुआ है, तो यह आदेश पारित जो हुआ है यही आदेश अंतिम आदेश होगा, यही अंतिम आदेश होगा, यही क्या होगा, यही आपका अंतिम आदेश होगा, ठीक है। मतलब आप क्या बोलोगे, दैट इज फाइनल ऑर्डर। अंतिम आदेश का मतलब क्या हो गया, फाइनल ऑर्डर, इसी का मतलब क्या हो गया, फाइनल ऑर्डर इसका मतलब हो गया, ठीक है। जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है ना, जितने भी आपको एक्ट में पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाया जाए, इजी से इजी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाए, ठीक है।
और आप लोगों का जो एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस रहे, ठीक है, मेरी यही कोशिश है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, और जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं अगर वो अच्छा लग रहा है, कंटेंट को लाइक जरूर करना, ठीक है, लाइक जरूर करना, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए यहां तक हमने जो डिस्कस किया है इस एक्ट के बारे में वो आप सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए आप। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं आगे, अर्जन की घोषणा करना है, ठीक है, मतलब कि जो जमीन है उसको अर्जित कर लिया गया है और उसकी डिक्लेरेशन घोषणा करना है। तो यहां पे आप देखिए सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, वेयर नो ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3C। सेक्शन 3C अभी अपन ने डिस्कस किया, क्या था 3C? आपत्ति की सुनवाई, फाइनल ऑर्डर यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दे दिया गया है। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3C सुनवाई यहाँ पर हो गई है, हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन की बात की जा रही है अंडर सब सेक्शन 3C, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे देता हूं, हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन की यहां पर बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन की यहां पे बात की जा रही है, ठीक है। तो हैज बीन मेड टू द कंपिटेंट अथॉरिटी विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड देयरइन वेयर द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज डिसअलाउड द ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन। तो आपको पता है 3C का जो सबसेक्शन 2 है इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंडर अगर ऑब्जेक्शन जो है, ऑब्जेक्शन को डिसअलाउड कर दिया जाता है, मतलब कि ऑब्जेक्शन जो है इस ऑब्जेक्शन को अस्वीकार कर दिया गया है। ऑब्जेक्शन को क्या कर दिया गया है? अस्वीकार कर दिया गया है। तो फिर क्या होगा? द कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपका है, सक्षम प्राधिकारी जो आपका है, यह क्या करेगा? यह यहां पर एज सून एज, ठीक है, जल्दी से अपनी रिपोर्ट जो है वो यहां पे सबमिट होने वाली है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा, ठीक है। And on receipt of such report, the central government shall declare by notification in official gazette, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन मतलब अपनी अधिसूचना जारी करेगी कि डेट द लैंड शुड बी एक्वायर्ड टू द पर्पज और पर्पज मेंशन इन द सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3A, ठीक है। तो सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3A के अंदर जो पर्पज यहाँ पे दिए गए हैं, पर्पज दिया गया है बिल्डिंग बनाना है, मेंटेनेंस करना है, या नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस के लिए, या पे कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए जगह चाहिए हमें ये। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट के अंदर जो है, ऑफिशियल गजेट के अंदर आपका निकाल दिया जाएगा। क्या निकाल दिया जाएगा? ऑफिशियल गजेट के अंदर नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और यह नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाएगा। किसके द्वारा निकाला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाएगा। सबसेक्शन 2 यहां पे क्या बोलता है? ऑन द पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 1 द लैंड सेल वेस्ट एब्सोल्युटली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्ब्रेंसेस, मतलब सभी बाधाओं से मुक्त होकर केंद्र सरकार में पूर्ण रूप से वह भूमि जो है निहित हो जाएगी। उस पर किसका अधिकार हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब, इस शब्द का मतलब हो गया सभी बाधाएं, बाधाएं, सभी बाधाओं से मुक्त होकर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वह भूमि जो है वो भूमि निहित हो जाएगी। याद रखना ये किसके अंदर है?
यह सब सेक्शन 2 के अंदर, किसके, 3D के अंदर, जो सेक्शन 3D आपका है, इस सेक्शन 3D के सब सेक्शन 2 के अंदर बोला गया है। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आपका जारी होगा वह भूमि केंद्र सरकार के अंदर चली जाएगी आपकी। ठीक है, केंद्र सरकार का अधिकार उस भूमि पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, ये बोलता है वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड a notification has been published under subsection 1 of section 3A for its acquisitions, but no declaration under subsection 1 has been published within a period of 1 year from the date of publication of that notification, the said notification shall cease to have any effect। आई बात समझ में? मतलब सेक्शन जो आपका 3 है, 3A है, उसका सबसेक्शन 1 है, इसमें आपने क्या किया, किसी लैंड को अधिकृत किया हुआ है। ठीक है, अधिकृत किया हुआ है, लेकिन अधिकृत तो हुआ, इसका डिक्लेरेशन जो है आपका यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पब्लिश करना था विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर इसका डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे पब्लिश करना था। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन द सेड नोटिफिकेशन शैल सीज टू हैव द एनी इफेक्ट। मतलब प्रकाशन की तिथि जो है 1 वर्ष की अवधि के भीतर आपका होना चाहिए था, लेकिन घोषणा प्रकाशित नहीं हुई है, तो उक्त अधिसूचना जो आपका है, मतलब जो भी अधिसूचना आपकी है, जो भी नोटिफिकेशन आपका है, वह आपका प्रभावी नहीं होगा। वह आपका क्या नहीं होगा, वह आपका प्रभावी नहीं होगा। तो यहां पर ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1 वर्ष का समय है, ऑफिशियल गजट के अंदर आपको डिक्लेरेशन पब्लिश करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन आपको पब्लिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन आपको पब्लिश करना पड़ेगा। तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर है, यहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर मैंने बोला, तो इसके अंदर भी आप देखिएगा, ये भी आपका इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा सा ही एक्ट आपका है, लेकिन चीजें बड़ी काम की हैं। परीक्षा के अंदर बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, चलो 4 जो हमारा है सबसेक्शन, ये क्या बोलता है, अ डिक्लेरेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेरेशन आपका दिया गया है। आपका यहाँ पे सबसेक्शन 1 है, याद रखिएगा सबसेक्शन 1 है, shall not be called in question in any court or by any other authority। इसका मतलब ये हो गया कि उपधारा 1 के तहत अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई घोषणा की गई है, डिक्लेरेशन किया गया है, तो किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण विवादित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको विवादित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़े तो आगे जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है वो आता है पावर टू टेक पोसेशन। ठीक है, मतलब कब्जा लेने की शक्ति। तो कब्जा लेने की शक्ति भी तो है इनके पास। ठीक है, तो आपको पता है वेयर एनी लैंड हैज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3D। तो आपको ये तो पता है कि सेक्शन 3D के अंदर हमारा जो लैंड है, जैसे ही डिक्लेरेशन आपका पब्लिश होगा, डिक्लेरेशन पब्लिश होगा, प्रकाशन की तिथि के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो भूमि निहित आपकी हो जाएगी। ठीक है, एंड द अमाउंट डिटरमाइंड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3G। हम आगे देखेंगे अंडर सेक्शन 3G के तहत जो भी अमाउंट यहाँ पर डिटरमाइन किया गया होगा कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा विथ रिस्पेक्ट टू सच लैंड, उस लैंड के लिए हैज बीन डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3H। ठीक है, तो 3H का जो सेक्शन 1 है, इसके तहत उसको डिपॉजिट किया जाएगा विद द कंपिटेंट अथॉरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द कंपिटेंट अथॉरिटी में नोटिस इन राइटिंग डायरेक्ट द ओनर। ठीक है, मतलब जो ओनर होगा उस भूमि का, उसको यहाँ पे नोटिस जो है, ठीक है, राइट करेगा, लिखेगा, एज वेल एज एनी अदर पर्सन हु मे बी पोसेशन ऑफ सच लैंड टू सरेंडर और डिलीवर पोसेशन देयर ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी और एनी पर्सन duly authorized by its behalf within 60 day of the service of the notice। ठीक है, तो जो भी नोटिस यहाँ पर दिया जाएगा उस नोटिस से 60 दिनों के अंदर,
ठीक है, 60 दिनों के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 60 दिन जो लिखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे भूमि को कब्जे में जो है, ठीक है, तो पूछा आपसे जा सकता है 60 दिनों के अंदर जो है, जो भी तिथि में आपको नोटिस दिया जा रहा है उसके भीतर जो भी आपका कंपिटेंट अथॉरिटी होगा उस व्यक्ति को भूमि का कब्जा जो है उस कब्जे को सौंप देगा या फिर प्रदान कर देगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये पॉइंट बनता है। ठीक है, आगे हम बात करें सबसेक्शन 2 यहाँ पे बोलता है इफ एनी पर्सन रिफ्यूज और फेल टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन मेड अंडर सबसेक्शन 1 द कंपिटेंट अथॉरिटी शैल अप्लाई। मतलब कि उपधारा 1 के तहत जो भी निर्देश यहाँ पे दिए जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति उस निर्देश का पालन नहीं करता है तो जो सक्षम प्राधिकारी है वह क्या कार्य करेगा, इसके तहत क्या कार्य करेगा, तो वो यहाँ पे क्या करने वाला है, वो सबसे पहले करेगा इन द केस ऑफ एनी लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया फॉलिंग विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस। यदि कोई भूमि किसी महानगरीय क्षेत्र में स्थित है तो पुलिस आयुक्त को बताएगा। किसको बताएगा? पुलिस आयुक्त को बताएगा। किसको बताएगा? पुलिस आयुक्त को बताएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बी पॉइंट जो आपका है, इन केस ऑफ एनी लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया अदर देन द एरिया रेफर्ड इन क्लॉज ए। क्लॉज ए के अंदर जो एरिया रेफर्ड है, अब आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज ए के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया की यहाँ पे बात की है। ठीक है, सो टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सच कमिश्नर or collector as the case may be settled enforce the surrender of the land to the competent authority or the person duly authorized। ठीक है, तो खंड आ के अंदर वर्णित क्षेत्र के अलावा अगर हम बात करें तो जो जिला कलेक्टर होगा या फिर ऐसा पुलिस आयुक्त या कलेक्टर जो भी सक्षम प्राधिकारी या विधिक अधिकृत व्यक्ति को भूमि का कब्जा सौंपना सुनिश्चित करेगा। मेट्रोपॉलिटन में तो कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात चली जाएगी, लेकिन अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया आपका नहीं हुआ तो फिर भैया यहाँ पर जो है कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पास ये चीज जाएगी और उसके द्वारा कंपिटेंट अथॉरिटी को यह कब्जा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? यह कब्जा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है 3F। 3F हमारा है जो सेक्शन, ये हमारा क्या है? राइट टू एंटर इनटू द लैंड वेयर लैंड हैज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब केंद्र सरकार के अंदर जो निहित भूमि है उसके प्रवेश के अधिकार की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके प्रवेश के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि वेयर द लैंड हैज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3D। सेक्शन 3D के तहत, सेक्शन 3D के तहत आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका यह जो लैंड है वह वेस्टेड है। वेस्टेड का मतलब यहाँ पे निहित हो गया है। ठीक है, मतलब यह भूमि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमि यहाँ पर हो गई है। तो इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ टू एंटर एंड डू अदर एक्ट नेसेसरी अपॉन द लैंड फॉर कैरिंग आउट द बिल्डिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट और ऑपरेशन ऑफ द नेशनल हाईवे और अ पार्ट देयर ऑफ और एनी अदर वर्क कनेक्टेड देयर विथ। मतलब जो भूमि आपकी है जिसको आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को किस पर्पज के लिए दिया हुआ है, ठीक है, या अधिकृत हुई या निहित हुई है, जैसे कि बिल्डिंग बनाना है, मेंटेनेंस का काम है, मैनेजमेंट का काम है, ऑपरेशंस है नेशनल हाईवे का। ठीक है, नेशनल हाईवे का। ठीक है, तो यह आवश्यक कार्य जो होंगे यही कार्य आपके यहाँ पर वैध होंगे। ठीक है, वैध आपके होंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही था नेशनल हाईवे एक्ट के अंदर। इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको इतना अच्छा कंटेंट में प्रोवाइड करा रहा हूं तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी कोर्सेज चाहते हैं, ठीक है, तो नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करें। और आपको बता दूं कि जो भी हमारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है, यूट्यूब क्लास की अगर हम बात करें
तो यूट्यूब क्लास का जो कंटेंट आपका है वह हमारी ऐप पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। कंटेंट आपको कहां मिलेगा? इस ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर मिलेगा। कहां पे मिलेगा आपको? फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर मिलेगा। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और इसके आगे के हम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त। थैंक यू, क्लास ओवर।